देखो ये इसमें दिया हुआ है देयर आर टू लाइंस एंड वी हैव टू प्रूव दैट द टू लाइंस आर कोप्लानर। हमें इसमें ये प्रूव करना पड़ता है कि ये दोनों लाइन है ये एक ही प्लेन में है और उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो ये कैसे निकालते हैं हम कि अगर दोनों लाइन एक ही प्लेन में है तो देखो अगर दोनों लाइन एक ही प्लेन में है तो इसका मतलब दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। अगर देखो ये एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, अगर दोनों एक ही प्लेन में है, ये जैसे व्हाइट बोर्ड में है ये एक ही प्लेन में है तो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, कहीं ना कहीं जरूर इंटरसेक्ट करते हैं अगर एक ही प्लेन में है, ठीक है ना। क्योंकि लाइन इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई की होती है। तो अगर मान लीजिए ऐसे हैं तो जब इसे आगे बढ़ाएंगे इसको और इसको आगे बढ़ाएंगे तो दोनों कहीं ना कहीं ये आपस में मिलेंगे जरूर, इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। अगर एक प्लेन में है तो लाइन इंटरसेक्ट जरूर करती हैं। और अगर इनका प्लेन देखो अलग अलग है, मान लीजिए तो इस प्लेन में है और ये इससे अलग होगी थोड़ी सी अलग, ऐसे अलग, तो फिर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो अगर एक ही लाइन में है या फिर एक कंडीशन ये होती है कि अगर ये पैरेलल हो यानी कि इनकी डायरेक्शन रेशो सेम हो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन रेशो तो डिफरेंट है, 2 3 4 है, 3 4 5 है। तो इसका मतलब ये एक प्लेन में है तो बिल्कुल पैरेलल लाइन तो है ही नहीं, और जब पैरेलल लाइन है तो ये इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। अब ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका निकालना होता है और ये प्रूव करना होता है कि एक ही प्लेन में। उसका क्या तरीका है कि हम जो है इसको मान लेते हैं और z-3 = 4 की ये इक्वल टू r1 के है, और जो दूसरी लाइन है ऐसी इसको x-2/3 y-3/4 और z-4/5 ये मान लिया r2 पे। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 and 2, ये एनी पॉइंट निकलेगा, कोई भी पॉइंट दोनों लाइन पे हम अलग अलग निकाल लेते हैं। ये तो हमने सीख रखा है, बट 2r1 इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या जाएगा 2r1 + 1, 3r1 + 2 और 4r1 + 3 इस लाइन पे हो गया पहली लाइन पे। इस तरीके से दूसरी लाइन पे क्या होगा 3r2 + 2, 4r2 + 3 और 5r2 + 4, ठीक है। अच्छा अगर ये दोनों भाई ये पॉइंट इस लाइन पे है और ये पॉइंट इस लाइन पे है और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब एक पॉइंट ये ऐसा होगा कि जब दोनों सेम होंगे, जब दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, जो इसका पॉइंट है और जो इसका पॉइंट है, कहीं ना कहीं आगे जैसे भी हम बात कर रहे थे ना कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो जब ये आपस में कहीं मिलेंगी जाके तो उस पॉइंट पर ये जो लाइन है इसका ये पॉइंट और ये जो लाइन है इसका ये पॉइंट सेम होंगे, यानी कहीं ना कहीं r1 r2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि जब दोनों एक जैसे होंगे। तो हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है कि ये 2r1 + 1 ये और ये इक्वल टू 3r2 + 2 ये इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये करके 3r1 + 1 इक्वल टू 4r2 + 3 और तीसरा क्या है 4r1 + 3 ये वाला पॉइंट और इक्वल टू 5r2 + 4, ये तीन इस तरह से। अब इन्हें हम सोल्व कर लेंगे। ये 3r1 + 2, हाँ इन्हें सोल्व कर लेंगे और ये इक्वेशन बना लेंगे। देखो इक्वेशन ये क्या बनेगी 2r1 - 3r2 = 1 और 3r1 - 4r2 = 1, इन्हें सोल्व करेंगे और इसको ये भी इसी तरह से क्या बनेगी 4r1 - 5r2 = 1।
इन्हें सोल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हैं, इसको इक्वल कर ले, कोई सी 3 सब कर लो, 2 से नीचे। चलो इसमें 4 से और इसमें 3 से है। चलो इसमें 4 से करेंगे तो जाएगा 2 4 8 1 8 R1 माइनस 12 R2 इक्वल टू 4। इसमें 3 से करेंगे तो 9 R1 माइनस 12 R2 इक्वल टू 3। सोल्व कर लो इन्हें तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये 1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस के R1 आ जाएगा और R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। R1 की वैल्यू आ जाएगी -1 और R1 की वैल्यू -1 इसमें रखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा -2, इधर जाके +3 और R2 की वैल्यू भी -1। ठीक है, R2 की वैल्यू भी -1। तो देखो हमने केवल ये 2 को सोल्व करके R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली। अब ये देखते हैं कि क्या ये R1 और R2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। किन्हीं 2 से वैल्यू निकालते हैं क्योंकि 2 से निकल जाएगी, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। देखो R1 की वैल्यू -1 यहाँ रख के देखते हैं, -4 और ये +5 इक्वल टू बना रहा है, तो इसे सेटिस्फाई करती है। ठीक है, R1 एंड R2 सेटिस्फाई से इक्वेशन थर्ड लिख लो चाहे तो, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी ये। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो R1 और R2 सेटिस्फाइज इक्वेशन थर्ड। इट मीन्स दे इंटरसेक्ट। अगर ऐसा संभव हो पा रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है तो तब इससे प्रूव जाता है कि वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, सेटिस्फाइज इक्वेशन थर्ड, हेंस बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट। तो इससे ये प्रूव होता है भाई, अगर हमें कभी ये प्रूव करना हो कि इंटरसेक्ट करते हैं तो ये तरीका है इंटरसेक्ट प्रूव करने का। और अगर इंटरसेक्ट प्रूव हो गया है तो इसका मतलब है दे आर इन ए प्लेन, द लाइंस आर कोप्लानर। फर्स्ट लाइंस आर कोप्लानर, इससे कोप्लानर प्रूव हो गया। ये कोप्लानर प्रूव करने का ये तरीका है। अच्छा, अब अगर प्लेन की इक्वेशन हमारे से पूछता है, प्लेन की इक्वेशन ऑफ द प्लेन, नहीं अभी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी पूछ रहा है हमारे से और प्लेन की इक्वेशन, दोनों चीज पूछ रहा है। तो चलो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के दिखा देते हैं, है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ कैसे निकल सकते हैं। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो है, तो या तो R1 की वैल्यू रख लो इसमें या R2 की वैल्यू उसमें रख लो, दोनों से कोई से भी निकाल सकते हो, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तुम्हारे। ठीक है, तो R1 की वैल्यू -1 यहां पे रखेंगे तो -2 + 1 क्या होंगे -1, इसमें रखो ये भी -1 आ जाएगा और इसमें रखोगे ये भी -1 ही आ रहा है। इसमें रखोगे अगर R2 की वैल्यू उस पॉइंट की तो निकाली जहां दोनों मिल गई, जहां दोनों मिल रहे हैं। ठीक है ना, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा। R2 की वैल्यू रखोगे तो भी सभी यही निकलेंगे, कोई से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाते हैं ऐसे। और प्लेन की इक्वेशन है, बाद हम निकालेंगे इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन विच बोथ द लाइंस लाई। जिस प्लेन में ये लाई करती हैं दोनों लाइन, उसकी इक्वेशन देखो ऐसे निकालते हैं। x -1 ये मैंने कल बताया भी था, y -2 z -3, लेकिन उसमें लाइन नहीं आ रही थी 2 3 4 और इसके भी डायरेक्शन रेशो 3 4 5। ये प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, कैसे कैसे लिखी है ये ऊपर वाले, ये
2 3 4 और फिर इसकी डायरेक्शन रेशो 3 4 इसके 5 ऊपर वाले तीनों लिखे। और इससे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, कोई सी से भी लिख सकते हैं, एक ही प्लेन की इक्वेशन बनती है। अब इसे सोल्व करके लिखना चाहो तो सोल्व करके लिख दो, नहीं तो ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिखा हुआ ठीक है। सोल्व कैसे करोगे बताओ। x माइनस 1, ये 3 5 15 माइनस 16 तो -1 आ गया। माइनस y माइनस 2, इसके साथ ये और ये छोड़ देंगे हम, 10 और -12 -2 तो +2 हो गए, और प्लस z माइनस 3 और इसको 2 4 जा 8 और -9 -1 आ गए हैं और इक्वल टू 0। इसे सोल्व करके लिखेंगे तो ये हो गया -x प्लस 2y माइनस z, और ये कितना हुआ +1 और -4 -3 और +3 0। इसको और भी सोल्व करें तो x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। ये इसकी हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाती है इस तरीके से होंगे। और हमें ये मालूम करना होगा कि ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या कुछ और, तो ये हम इसी कंडीशन ले लेकर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, और डिटरमिनेंट बनाते हैं कैसे कि जो है ना 3 इनको सबको इधर ले आते हैं तब बनाते हैं डिटरमिनेंट इनका। कैसे बनेगा ये 1 -2 2 -3, फिर ये है 2 3 -1 -5, ठीक है। फिर थर्ड रो को ऐसे लिखेंगे 3 -4 5 -10। इस तरीके से हमने डिटरमिनेंट बना लिया एक। और फिर हम इससे Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 4 डिटरमिनेंट पॉइंट निकलवा रहा था, उसमें दूरी भी ले रही नहीं, पॉइंट ही निकलवा रहा। अभी तो हमने कुछ पता ही नहीं करा कि ये प्लेन वास्तव में पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या कहाँ करते हैं। पहले उसकी नेचर भी पता करनी होगी इन प्लेन के बारे में, अभी हमें वो ही नहीं पता है। तो उसका तरीका हम सीख रहे हैं कि पहले कैसे करेंगे। तो इसमें हम Δ1 Δ2 कैसे निकालते हैं, तो Δ4 सबसे पहले निकालेंगे हम। Δ4 क्या है कि जो फोर्थ कॉलम है ना उसको हटा देंगे, ठीक है। फोर्थ जो कॉलम है उसको हटा देंगे, तो Δ4 ये होगा। अब देखो कैसे निकलेगा, ये 1 2 3 -2 3 -4 और 2 -1 5। इस तरीके से हमने Δ4 निकाल लिया। तो Δ4 में फोर्थ कॉलम छोड़ना है, डबल लिखना है कैसे। हाँ, Δ3 में हमें थर्ड कॉलम छोड़ना है, ठीक है। Δ2 में सेकंड कॉलम छोड़ना है, और Δ1 में फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। इस तरह से Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 बनते हैं। सबसे पहले हमें Δ4 ही निकालना होगा। अब देखो Δ4 की वैल्यू बताओ इसमें कितनी आएगी, सोल्व कर लेंगे जो हम जानते हैं। तो Δ4 की जो वैल्यू है इसमें ये हमारी 3 आ रही है, ठीक है। ये इक्वल टू 3 आ रही है, और अगर ये 0 नहीं आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से कंडीशन बनती है कि अगर Δ4 की वैल्यू 0 नहीं है, इट मीन्स द गिवन प्लेन्स इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट। तो तब अगर Δ4 0 नहीं है तो द 3 प्लेन्स, 3 प्लेन है नहीं भाई, 1 2 3, द 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ये। अगर Δ4 0 नहीं है तो वो पॉइंट के भी, अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछता है तो उसके भी एक फॉर्मूला ये है, x इक्वल टू -Δ1/Δ4। ये फॉर्मूला है इसका। तो Δ4 तो हमने निकाल लिया, 3 आ रहा है। ये अगर 0 नहीं है तो देखो, अगर 0 होता तो इन्फिनिटी बन जाता फिर ये, इसलिए इसकी कंडीशन है Δ4 0 नहीं होना चाहिए, तब ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है प्लेन। अच्छा, Δ1 कैसे निकालेंगे, इस 1 को छोड़ दो, पता है ना। तो Δ1 जब हम निकालेंगे तो Δ1 इक्वल टू फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे हम, तो ये कितना जाएगा -2 2 -3 और 3 -1 -5
और -4 5 -10। तो इस तरीके से हम डेल्टा 1 निकालेंगे। फिर डेल्टा 2 डेल्टा 3 और x ऐसे निकलेगा, फिर y निकालेंगे। तो y के लिए भी वही है तरीका, क्या है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 4, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 4। 4 डेल्टा 4 सबके डिवीजन में है, और z इक्वल टू माइनस डेल्टा 3 ओवर डेल्टा 4। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे तुम्हें कि तीनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये तरीका है निकालने का, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें भी ऐसी करके हम डिटरमिनेंट बना लेंगे। सबसे पहले तो इनको रखे तो कैसे लिखा जाएगा, 2 4 2 -7। फिर दूसरी रो से लिखेंगे, दूसरी लाइन से 5 1 -1 -9, फिर 1 -1 -1 -6। और इसमें से ऐसे ही करके हम डेल्टा 4 निकालेंगे, और डेल्टा 4 जो है हमारा क्या लिखा जाएगा, फोर्थ कॉलम छोड़ेंगे डेल्टा 4 में। तो 2 5 1 4 1 -1 और 2 -1 -1, ये आ गया हमारा डेल्टा 4, ठीक है। अब डेल्टा 4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और ये जो वैल्यू है 0 आ रही है, देखो इसमें ये। तो सबसे पहले डेल्टा 4 ही हम निकालेंगे। अब ये वैल्यू हमारी 0 आ गई, और अगर ये वैल्यू 0 आती है तो फिर इसके बाद हम डेल्टा 3 डेल्टा 2 डेल्टा 1 वो निकालेंगे। अब देखो डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, डेल्टा 3 के लिए थर्ड कॉलम छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, 2 4 -7 5 1 -9 और 1 -1 -6। इसे सोल्व करके निकालेंगे। तो डेल्टा 3 की जो वैल्यू है वो आ रही है 96, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, मतलब डेल्टा 4 तो 0 आ रहा है, लेकिन डेल्टा 3 0 नहीं है। और हम डेल्टा 2 डेल्टा 1 भी निकाल सकते हैं, चाहे वो 0 आए या ना आए। अगर इन तीनों में से, तीनों कौन से, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इन तीनों में से अगर एक भी 0 नहीं है तो इट मीन्स द 3 प्लेन मेक ए प्रिज्म, फॉर्म ए प्रिज्म, ठीक है ना। तो ये तीनों प्लेन मिला के प्रिज्म तो देखा है तुमने, है ना। तो वो तीनों प्लेन मिलके फिर एक प्रिज्म बनाते हैं। इस तरीके से ये हम मालूम करते हैं, इन ये कंडीशन है उसकी कि कब ये। और इसमें एक और भी है कि नो टू ऑफ 3 प्लेन्स आर पैरेलल। इनमें से कोई, देखो एक बार प्लेन को देख भी लेते हैं, इनमें से कोई सा जो प्लेन है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये भी है इसके साथ में, देख लेते हैं। वो तो इसके डायरेक्शन रेशियो से पता चल जाएगा। किसमें, पहले एग्जांपल में ये वाली वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, इसमें ये 0 आ रही है डेल्टा 4, ठीक है ना, इसलिए बताया था। हैं एक तो 0 आ जाएगा, तो डेल्टा 4 सबसे पहले डेल्टा 4 ही निकालेंगे। डेल्टा 4 अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर पहले वाली कंडीशन है, दे इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट। और अगर डेल्टा 4 0 आ गया तो फिर उसके बाद डेल्टा 3 या डेल्टा 2 या डेल्टा 1 निकालेंगे। अगर उनमें से एक भी 0 नहीं है, तीनों में से, बात इसकी नहीं है, ये तो हमने पहले निकाल लिया। फिर जो बाकी बचे हुए हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इनमें से अगर एक भी 0 नहीं है और प्लेन पैरेलल नहीं है, पहले के बताया कैसे देखेंगे, डायरेक्शन रेशो में रेशो सेम नहीं होना चाहिए। तो प्लेन पैरेलल नहीं है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कम एक 0 नहीं है, तो इसका मतलब है दे फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो इफ, देखो इस कंडीशन में लिख देता हूं, डेल्टा 4 इक्वल टू 0 है और डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0, या इनमें से कोई सा और डेल्टा 1 या डेल्टा 2, हो सकता है 2 0 आ जाए लेकिन कम से कम एक 0 ना हो अगर, तो दे फॉर्म में एंड, तो दे फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो फिर वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाते हैं। ये कंडीशन है इसकी। इसी तरीके से इसमें भी हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं। और डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, देखो 1 2 1 0, दूसरे प्लेन से बनाएंगे 3 1 -2 -1 3 -4
-7 -2 और फिर इससे निकालेंगे हम डेल्टा 4। तो डेल्टा 4 कितना आ रहा है भाई 1 3 3 2 1 -4 1 -2 -7, ये डेल्टा 4 आ गया। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा 4 की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, ठीक है ना, सोल्व करके निकाल लेंगे। तो डेल्टा 4 अगर 0 आ रहा है तो फिर इसके बाद हम, तो अगर डेल्टा 4 0 नहीं है तो हमने पढ़ा था ना पहली कंडीशन, अगर डेल्टा 4 0 नहीं है तो तीनों प्लेन जो है इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर। और अगर डेल्टा 4 0 हो गया तो इसके बाद फिर डेल्टा 2 डेल्टा 1 डेल्टा 3 तीनों निकालेंगे। जैसे डेल्टा 3 निकालेंगे हम, कितना आएगा डेल्टा 3, थर्ड रो छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम, तो 1 3 3 2 1 -4 और 0 -1 -2, और इसकी वैल्यू भी इसमें देखना तुम सोल्व करके 0 आएगी। डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम छोड़ देंगे हम, तो 1 3 3 2 1, ये सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 1 -2 -7 और 0 -1 -2, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी और डेल्टा 1 निकालेंगे वो भी 0 आएगा, ठीक है। अब ये सारे ही 0 आ गए। अगर डेल्टा 4 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब है द 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन ए लाइन, एक लाइन में पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लाइन पे कैसे इंटरसेक्ट करते हैं 3 प्लेन, देखो जैसे एक भाई ये एक प्लेन ये हो गया और एक ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो तीनों देखो एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं नीचे, ये है ना। तो इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं 3 प्लेन, ये कंडीशन है उसकी, यानी कि अगर चारों 0 है डेल्टा 4 डेल्टा 2 डेल्टा 1, तो इसका मतलब वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये दो, एक लाइन तो ये है सिमेट्रिकल फॉर्म में और ये जनरल फॉर्म में है, और हमें जो है इसमें एक तो ये प्रूव करना है कि दे आर कोप्लानर, और फिर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं और इक्वेशन निकालनी है प्लेन। तो जैसे ये तो सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है, अगर इसको भी हम सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर लें तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब कैसे सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे भाई, हम ये मान लेते हैं कि लेट द लाइन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, इस ये वाली जो लाइन है 2 B11, ये हम इस तरीके से मान लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है। तो इसमें रखेंगे हम, क्या हो जाएगा 6L + 4M - 5M = 0। फिर दूसरी में रखेंगे ऐसे करके, तो L - 5M + 2N = 0, ये हो गया। अब L के अपॉन में और M के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सोल्व करके निकाल लेंगे। तो L के अपॉन में क्या क्या आएंगे बताओ, 4 2 8 और -25 -17, M के अपॉन में क्या आएंगे, ठीक है। अब इसमें -17 से सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन जो है वो इस तरह से बन जाएंगे भाई, L/1 = M/1 = N/2। तो डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो इस रेशो में होंगे, एक तरह से डायरेक्शन रेशो ही है ये, क्योंकि इनका जोड़ने पे 1 भी नहीं आ रहा, तो 1 1 और 2 है डायरेक्शन रेशो, ठीक है। अब फिर इसका हम z को इक्वल टू 0 लेके इसमें और x y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इक्वेशंस क्या बनेंगे अब देख लो भाई, 6x + 4y और -4 = 0 या = 4, और दूसरी वाली क्या है x - 5y = 12, z को 0 रख लिया इसमें, तो टेकिंग z = 0, जब z को हम 0 ले रहे हैं तो ये इक्वेशन बनेगी उसमें रखने के बाद, इन दोनों इक्वेशन में रखने के बाद, और इन्हें अब हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करें, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो हो जाएगा 6x - 30y = 72, और इसे फिर क्या करें माइनस कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो ये क्या आएंगी, 6x से 6x कैंसिल, 4y और +30y,
कितना हो गया 34 और इक्वल टू -72 और +4 -68। तो y की वैल्यू कितना जाएगी -2 और y की वैल्यू -2 इसमें रख लो तो 2 4 जा 8 और इधर गए 2/3 तो 2/6 4/6 नहीं। होगा ना तो 2/3 -8 इधर जाके +12 नहीं हो गए 12 हो गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई निकल के। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अब x y निकल गया और ये तो इस तरह से सिमेट्रिकल फॉर्म जो है लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म क्या बनेगी इसकी x माइनस ये पॉइंट 2/1 और y माइनस ये पॉइंट +2/m1 और इक्वल टू z -0 और /2। ये हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गई लाइन। ठीक है ना, इस वाली लाइन को हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसके बाद तो ये तो हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर ली और ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है। अब इनको हमने सोल्व करना सीख रखा है कि इसे हम इक्वल टू r1 ले लेंगे, x - 9/2 इक्वल टू y + 4/-1 इक्वल टू z - 5/1 और इक्वल टू r1। ठीक है, और इसे इक्वल टू r2 ले लेंगे। चलो इधर लिख लो r2 या उधर लिख लो, है एक ही बात है वो तो यहां से फिर हम एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 एंड एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2 ये हम निकाल लेंगे ऑन लाइन 1। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2r1 + 9 -r1 -4 और r1 + 5। तो ये आ गया हमारा। और इस लाइन पे क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे r2 + 2 और r2 - 2 और 2r2। ये हमारा इस पे आ गया। फिर इसके बाद अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये और ये इक्वल होंगे, है ना, पॉइंट इक्वल होने चाहिए। x1 = x2 तो 2r1 + 9 इक्वल टू r1 + r2 + 2। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2r1 - r2 इक्वल टू -7। एक लाइन तो ये बनेगी। फिर इसको ऐसे कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा -r1 -4 इक्वल टू r2 - 2। इसको इधर लेके आओ तो ये क्या बनेगा, ये r1 इधर लेके चले जाओ, एक ही बात है। इसका मतलब हो गया r1 + r2 इक्वल टू ये -4 है और ये इधर आएगा तो -2 ये आ गई। और तीसरी लाइन क्या बनेगी फिर, ये है हमारी r1 + 5 इक्वल टू 2r2। इसको इधर ले आओ r1 - 2r2 इक्वल टू 5। ये बन गई तीसरी इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। इन्हें अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये तो कैंसिल हो गया r2 से r2 और ये हो गया 3r1 इक्वल टू -9 और r1 इक्वल टू -3। इससे r1 इक्वल टू -3 आ गया। r1 की वैल्यू -3 यहां रखो, इसे इधर ले जाओ तो r2 की वैल्यू क्या जाएगी -1। ठीक है, ये आ गए हमारे r1 r2 की वैल्यू। अच्छा ये कितने रखी थी हमने -3, हाँ तो +1 आएगी। ठीक है, अच्छा r1 r2 आ गए तो इसमें रख के देखो क्या ये इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो r1 की वैल्यू कितनी है -3 और r2 की वैल्यू 1 है तो -2 और इक्वल टू कितना आ रहा है 5। ये -5 ही है। ठीक है ना, 5 इधर गया तो -5 है। और ठीक है, ये अब जो है हमारा ये आ गया निकल के -5 ही आ गया इससे निकल के। तो इसका मतलब है ये r1 r2 जो है यहां से निकले हुए सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट मींस द टू लाइंस आर कोप्लानर एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा ये भी इंटरसेक्ट करती है तो अब अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना है। r1 r2 की वैल्यू में पता ही है, तो चाहे तो इसमें रख लो चाहे उसमें रख लो, ये तुम्हारी मर्जी है, दोनों से सेम ही आना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हमें निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो क्या होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देखो r1 r2 वैल्यू रख लेंगे। हाँ रखो इसमें
R1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -3 और R2 की वैल्यू थी 1। R2 की वैल्यू रख लो यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 3 और ये -1 और ये 2। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है निकल के। और अगर अब हमें इसके प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते थे हम? इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, ठीक है ना। ये लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, कंटेनिंग द लाइंस। तो कैसे बताया था उसका? भाई जो लाइन दी हुई है हमें इसे हम रख लेंगे x - 9 y + 4 और z - 5, ठीक है। और 2 - 1 1 ये दिए हुए हैं ही हमें, और फिर 1 1 2 1 1 2 और इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके ये x + y - z = 0 आ रही है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, इसे सोल्व कर लेना तुम। x + y - z = 0। इस तरह से ये हमारी प्लेन की इक्वेशन निकल के आ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे ध्यान से कर लियो एक बार है भाई। ये आया नहीं था ना इस तरह से, ये हमने चेंज करना नहीं सीखा था इसे। हाँ 3-4 बार आया, 2013-18 में आया हुआ है क्वेश्चन।